एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट के बारे में, जहां पे हम लोग 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में हुई कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एक इवेंट्स बेटा 31 अक्टूबर के भी होंगे, तो प्लीज डोंट वरी। एंड आपको बता दूं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। CUET, क्लैट, एलेट और DU LLB के जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने और भी बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स पूरे कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक किए बिना मत जाइएगा वीडियो, अगर सही में आपको पसंद आती है। थ्रू आउट द एंड आशा करता हूं कि आप वीडियो देखेंगे, और देखेंगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी आप चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला करंट अफेयर बेटा, आप लोगों ने ये बहुत ज्यादा ये न्यूज वायरल भी रही, बहुत ज्यादा वायरल रही ये न्यूज, खासकर कि हम लोग इसको देख रहे थे। ये न्यूज काफी वायरल रहती है। 9 अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, हमारा खुद का ही सोना है, 102 टन सोना हम लोगों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस इंडिया मंगवाया। आपको बता दूं, 1990 से इंडिया में एक ट्रेंड है कि हम लोग अपने टोटल गोल्ड रिजर्व का कुछ परसेंट, सम परसेंट, हम लोग अपने टोटल गोल्ड रिजर्व का बाहर रखते हैं। आउटसाइड द कंट्री हम अपने टोटल गोल्ड रिजर्व का कुछ परसेंट रखते हैं। दुनिया के बाहर दो बैंक्स में हम लोगों ने लॉकर ले रखे हैं, जिसमें एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इंडिया के पास आज की डेट में टोटल गोल्ड है 854 टन, और 854 टन में से तकरीबन 460 टन तो हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, और तकरीबन 324 टन के आसपास गोल्ड हम लोगों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में हम लोगों ने रखा हुआ है। और आपको बता दूं यार, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हम लोग साल का बहुत अच्छा खासा रेंट पे कर देते हैं इन लोगों को। और आजकल बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग अब वॉल्ट सर्विसेज, लॉकर सर्विसेज, हम लोग बहुत हाई क्लास की लॉकर सर्विसेज इंडिया में ही बना रहे हैं। तो अब आप देखोगे कि एक एक करके सारा गोल्ड जो है वो इंडिया वापस हमारा आना शुरू हो जाएगा। और खास करके जब से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलने लगी है, तो हमको डर लगता है कहीं ना कहीं कि किसी देश के साथ रिलेशंस खराब हो जाए और उस देश ने हमारा सोना अपने पास ही जमा के रख लिया तो क्या होगा, है ना। RBI के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पर 1935 में RBI बना था। महाराष्ट्र इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर इससे शक्तिकांत दास है, और गवर्नर के अलावा RBI में चार और डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो गवर्नर एक होता है और चार डिप्यूटी गवर्नर्स RBI में इसके अलावा होते हैं। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट बेटा आपके पास, वन डिस्ट्रिक्ट वन मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक वॉल का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल। ये हम लोगों ने इनॉग्रेट करी है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी की वॉल, एक वॉल है, जिस वॉल का नाम हम लोगों ने डाला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस वॉल पर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट से यूनिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। सिंपल बात और अच्छी बात है यार। इससे हम लोगों का जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, ये लोग वर्ल्ड वाइड हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक तरीके से इंडिया को मेड इन इंडिया ग्लोबल हब्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में चलाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर ये स्कीम चल रही है। और इसका मेन पर्पस केवल डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना है, ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये कल को एक्सपोर्ट हब्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इतना ज्यादा प्रमोट कर दे कि इंडिया जो है, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेड इन इंडिया हब्स बन जाए। तो ये इनॉग्रेट करने के लिए इंडिया की तरफ से सऊदी अरेबिया गए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। आगे बात करते हैं बेटा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया तीनों ने मिलकर एक डिजी नाम से एक फ्रेमवर्क शुरू किया है। डिजी का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। और ये डिजी फ्रेमवर्क शुरू किसके लिए किया गया है? ये डिजी फ्रेमवर्क शुरू किया गया है इंडिया के लिए। सर, इस फ्रेमवर्क के अंडर होगा क्या? इस फ्रेमवर्क के अंडर ये तीनों मिलकर इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सपोर्ट करने वाले हैं। सर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें ये तीनों मिलकर सपोर्ट करेंगे? जैसे 5G नेटवर्क इंडिया में, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, ये कुछ इस पूरे डिजी फ्रेमवर्क के फोकस एरिया रहने वाले हैं। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं,
इसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव लेफ्ट हैंड साइड से साउथ कोरिया का है, सेंटर वाले रिप्रेजेंटेटिव जापान के हैं, और बिल्कुल राइट साइड के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के हैं। तो ये तीनों कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूएसए से है डीएफसी के यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव। ये कंपनी यूएसए बेस्ड है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है। जापान से आपके पास है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, और साउथ कोरिया से आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, उसके रिप्रेजेंटेटिव। तो एक एक तरीके से हमारे इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेहतर करने के लिए कि तीनों हाथ मिला रहे हैं। आपको बता दूं, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ तक कि कनाडा को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो मुझे समझ में आता है, बट कनाडा के साथ ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये रिश्ते सभी खराब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे एस जयशंकर, और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात बोली कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद अमेरिका, सॉरी विद इंडिया। आगे बात करते हैं। बेटा, राजस्थान की एक विलेज है आंधी। इस विलेज ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे राजस्थान के लिए, पूरी इंडिया के लिए। 43 किलोमीटर दूर है ये विलेज राजस्थान के जयपुर से, और ये विलेज जीरो वेस्ट मॉडल को अपना रही है। जीरो वेस्ट मॉडल, आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट आज की दुनिया में कितना बड़ा चैलेंज है। हम लोग किचन वेस्ट भी मैनेज नहीं कर पाते, ब्लू वेस्ट तो आप भूल ही जाइए, ड्राई वेस्ट तो आप भूल ही जाइए। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक पेपर कैसे मैनेज करते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो इस विलेज ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये विलेज 3 तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। जीरो वेस्ट इस विलेज में जनरेट होगा, जितना भी है वो सारा वेस्ट ये लोग मैनेज कर लेंगे बहुत अच्छे से। पहली टेक्नोलॉजी का नाम इन्होंने रखा ऑर्गेनिक वेस्ट बायो मैथिनेशन प्लांट। मैथिनेशन प्लांट, बायो मैथिनेशन प्लांट से होता क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको ये बायो वेस्ट, उसमें बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस एक समझ लीजिए कि फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ये आप लोग बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट बायोगैस को आप एज अ फ्यूल यूज करिए, है एलपीजी सीएनजी का सब्सटीट्यूट है अगर हम बायोगैस की बात करें। सेकंड इन्होंने लगाया वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। वर्मी फिल्ट्रेशन में आप लोग अर्थवॉर्म्स का यूज करते हैं। ये लोग अर्थवॉर्म का यूज करके वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। वेस्ट वाटर में सारे जो गंदी चीजें हैं वो अर्थवॉर्म्स खा लेता है, जिसकी वजह से वेस्ट वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये लोग लेकर आए हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स में भी वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी से ये विलेज जो है ये अपनी अपने विलेज में वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रही है। खास करके दिल्ली के आसपास अगर आप देखें तो कूड़े के पहाड़ों की हाइट बढ़ती जा रही है। इन तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे बायोमेथिनेशन प्लांट की कैपेसिटी एक दिन में 100 kg वेस्ट को मैनेज करने की है। वर्मी फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एक दिन में 10 किलोलीटर वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकता है। और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स भी एक दिन में 20 किलोलीटर वाटर को ट्रीट कर सकता है, मतलब वेस्ट वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रैंकिस फोर्ड के बारे में। फ्रैंकिस फोर्ड ये फिल्म के मतलब फिल्म जगत के जानी मानी हस्ती है। अभी इनकी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मेगालोपोलिस। इनकी उम्र 86 है, और 86 की उम्र में इनको चुन लिया गया है ऑल ऑल सॉरी एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। अब ये एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की सेरेमनी वैसे होनी अगले साल है, अमेरिका में डॉल्बी थिएटर्स, हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर्स में ये सेरेमनी होगी। और इस बार जो एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की सेरेमनी होगी वो 50th सेरेमनी होगी। तो इस 50th सेरेमनी में आपने एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रैंकिस फोर्ड को देने का यहाँ पर डिसीजन लिया है। ये अवार्ड मिलेगा इनको अगले साल। इसके बाद रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं। बेटा, रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं। तो ये जो जड्डू है ये इंडिया के 5th हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। और ये कब छोड़ा इन्होंने, कौन से फॉर्मेट में बने हैं? तो आपको बता दूं, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, इंडिया के 5th हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन है? टॉप पोजीशन पर अनिल कुंबले है, सेकंड पोजीशन पर रविचंद्रन अश्विन, थर्ड पोजीशन पर कपिल देव, फोर्थ पोजीशन पर हरभजन सिंह, और पहले 5th पोजीशन पर ईशांत शर्मा होते थे। ईशांत शर्मा का 311 विकेट का रिकॉर्ड था, सर ने 312 विकेट चटका ली। अगर हम रविंद्र जाडेजा की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीसरा टेस्ट इंडिया खेल रही थी, जो हमको पता है कि हम लोग पूरी तरीके से आउट प्ले कर दिए गए जब इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, खेल है, इन सब चीजों में ये होता रहता है।
इसके बाद आगे बात करते हैं, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देन ईडी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं यार। अभी ना हाल फिलहाल में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। केस का नाम यहाँ पे लिखा भी है, राम राम कोटुमल इसरानी वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस। इस केस में ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को थोड़ा बहुत अर्ज किया, रिक्वेस्ट करा कि सर आप लोगों के ऑफिसर्स का ना जो टाइम है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का टाइम है, बड़ा अटपटा सा है, रात में भी बुला लेते हैं, तो प्लीज कोई गाइडलाइन इशू करो यार। और एक गाइडलाइन फिर इशू करी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस इशू करी है, जिस गाइडलाइन में साफ साफ कर दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि सर हमारा कोई भी ऑफिसर वो टाइमिंग प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगा। किसी की भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करनी है तो वो यहाँ पर याद रखे कि स्टेटमेंट को ऑफिस आवर्स के अंडर ही रिकॉर्ड करना होगा। चलिए मान के चलते हैं जिसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बहुत सारे फैक्ट्स को छुपा रहा है, बहुत सारे क्राइम्स को छुपा रहा है, तो हम आपको परमिट कर सकते हैं कि आप एक्सटेंडेड आवर्स ले सकते हैं उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। बट उसके लिए भी आप लोगों को या तो डिप्यूटी डायरेक्टर, नहीं तो जॉइंट डायरेक्टर, नहीं तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ईडी, इनकी परमिशन की आपको जरूरत होगी। आपको रीजन स्टेट करना पड़ेगा कि क्यों ऑफिस आवर्स में आप लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्यों आप लोगों को टाइम लग रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यहाँ पे थर्ड टर्म संभाला ना, जब मतलब एनडीए गवर्नमेंट का 3.0 स्टार्ट हुआ, 3.0 मतलब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, तब आपको बता दूं इन्होंने इंडिया में चलने वाली सबसे बड़ी, जो इंडिया में नहीं छोड़ो वर्ल्ड में चलने वाली सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, जिसमें हर गरीब से गरीब परिवार को भारत की सरकार 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है कि कहीं पर भी जाकर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करवा लें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0 की सरकार में इन्होंने क्या बोला कि हमें आयुष्मान भारत में ये 5 लाख तक का कवर 70 ईयर्स या इससे ज्यादा, 70 ईयर्स या इससे ज्यादा जितने भी सुपर सीनियर्स है ना हमारे, मतलब सुपर सिटीजन्स जिसको सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, सुपर अपना सीनियर सिटीजन्स, उनको मैं ये 5 लाख तक का कवर यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ। भले ही वो सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी मतलब फिनेंशियल कंडीशन कोई भी हो, कुछ भी हो, उनको चाहिए हो पैसा, उनको नहीं चाहिए हो, हम दे रहे हैं सर आपको 5 लाख तक का कवर, हम आपको और आपकी फैमिली को यहाँ पर दे रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में एक भी इंसान 70 है उससे ऊपर है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर ये बोला कि मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो काफी सेल्फिश हो गई हैं और काफी मतलब ह्यूमैनिटी का कोई कंसर्न नहीं रह गया उनमें। क्यों? इन्होंने खासकर की कोट किया दिल्ली सरकार और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को और बोला कि ये दोनों गवर्नमेंट आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो हम लोगों की स्कीम है, इसको अपने अपने स्टेट में लागू नहीं कर रहे हैं। बड़ा गलत काम है यार, करना चाहिए आपको। ठीक है, तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल में रहने वाले जितने भी 70 है, 70 से अबव है, उनको ये 5 लाख का कवर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस आयुष्मान भारत योजना को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रही है। इतना समझ में आता। तो इन्होंने बोला कि बहुत सारे पॉलिटिकल हर्डल्स हैं, सरकारें बहुत ही सेल्फिश मोड में हैं यहाँ पर, जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी दिख रहे होंगे। अमित शाह ने हाल फिलहाल में ना बेटा एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, सीआरएस एप्लीकेशन नाम है इसका। सीआरएस का मतलब है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मिलकर। ठीक है बेटा, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है और अब इस एप्लीकेशन का यूज करके आप बहुत ही सीमलेस मैनर में, हैसल फ्री मैनर में आप डेथ और बर्थ को रजिस्टर कर सकते हैं। भाई बहुत ही इजी हो गया है। तो आप कहीं पर भी, कहीं मतलब किसी भी समय किसी भी अपनी अपनी लैंग्वेज में, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर चलेगी, आप कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो डेथ और बर्थ को यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें 31 अक्टूबर को सामने आई। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हमको पता है कि हम यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके पास गुजरात में भी है। तो 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में अमित शाह जी ने क्या किया, इन्होंने जनगणना भवन, जिसको आप लोग सेंसस हाउस कहते हैं, जनगणना भवन में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू, वो भी इन्होंने अनवील किया। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने उस समय करी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आंध्र प्रदेश के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर दिख रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू।
चंद्रबाबू नायडू ने एक स्कीम शुरू करी है, जिस स्कीम का नाम यहाँ पर है दीपम 2.0। बेटा दीपम 2.0 एक स्कीम ऐसी है जिसमें गरीबों को जो है वो 3 सिलेंडर साल में दिए जाएंगे फ्री में। 3 सिलेंडर साल में दिए जाएंगे आपको फ्री में। आंध्र प्रदेश में सिलेंडर इस समय 901 रुपए का है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 901 रुपए का जो सिलेंडर आप लोगों को मिल रहा है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या बोला कि गरीबों को खरीदना पड़ेगा पहले ये सिलेंडर। 901 का आपने सिलेंडर खरीदा, 901 का सिलेंडर खरीदते ही 876 रुपीज जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। जो 876 रुपए है वो आपको सब्सिडी वापस मिल जाएगी। और बाकी के 25 रुपीज नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 25 रुपीज इस 901 रुपए में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी नहीं दे रही है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपको 876 यहाँ पर वापस कर देगी। और इस पूरी स्कीम में एक साल में मतलब अनुमान है कि 2684 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के आंध्र प्रदेश के खर्च होंगे। और एनडीए गवर्नमेंट ने इलेक्शन लड़ने से पहले, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन लड़ने से पहले एनडीए गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो ये स्कीम दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। आगे चलते हैं बेटा। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी, ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी को अभी हाल फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ये 300 मिलियन लीटर जो है एथेनॉल, 300 मिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल ये अब सप्लाई करेगी कंपनी इंडिया की सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। यहां तक समझ में आता है? एथेनॉल क्या है बेटा? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो प्लांट और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है। पेट्रोल की तरह इसको जलाया जाता है। एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है। यहां तक समझ में आता है? और ये इतना ज्यादा बढ़िया है, मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है पेट्रोल का, कि हम एथेनॉल को पेट्रोल के साथ भी ब्लेंड करते हैं। पहले तो नहीं करते थे, अब इसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि 2025 से 26 से पहले हम कम से कम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला के देंगे। वो तो अच्छा है कि हम लोगों ने ये टारगेट हमारा 2023 में ही अचीव कर लिया। 2023 में ही हम लोगों ने ये टारगेट अचीव कर लिया। हम लोग टोटल पेट्रोल में 20% पेट्रोल, मतलब 100% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला के चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब भारत में एथेनॉल सप्लाई करने का जो टेंडर है वो आपने ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी को दे दिया। और ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी को 300 मिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल का तो चलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके अलावा ये 65 मिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट को भी देगा। और ट्रू ऑल्ट एनर्जी जो है यहाँ पर बायो एनर्जी जो है वो 50 मिलियन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ये तरह तरह की इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करेगा। मतलब इसके तो एक तरीके से चांदी चांदी हो गई। मैं ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कंपनी, अब नई कंपनी भारत में एथेनॉल को सप्लाई करेगी। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। जितना ज्यादा एथेनॉल पर डिपेंडेंट रहोगे आप, उतना ज्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करेंगे। जितना ज्यादा एथेनॉल पर आप लोग डिपेंडेंट रहेंगे, उतना ही भारत में एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको हमारे किसान भाई बहन वो नहीं जलाएंगे। जैसे हरियाणा पंजाब में इस टाइम पर अपना पराली जलनी शुरू हो जाती है, तो वो पराली आप एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज को बेच सकते हैं। कंपनी आपकी ही पराली से ऑयल, मतलब एक फ्यूल निकाल सकती है। वो फ्यूल आगे बेचा जा सकता है। तो कितनी हेल्प हो जाएगी हम लोगों की। आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने ये बताया कि कोविड-19 से भी ज्यादा डेथ का कारण एक डिजीज है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। और इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में 56% पूरी दुनिया में जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं, 56% केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द वर्ल्ड, उसमें से मतलब 100% केसेस अगर मान के चलो टीबी के हैं, 100% केसेस है टीबी के, तो टीबी के 100% केसेस में से 56% केसेस दुनिया के 5 कंट्रीज से आ रहे हैं। दुनिया की केवल 5 कंट्रीज से, जिसमें टॉप पर इंडिया है। 26% केसेस वर्ल्ड वाइड टीबी के इंडिया से आते हैं। 10% केसेस इंडोनेशिया से, 6.8% केसेस चाइना, सेम ही फिलीपींस, और 6.3% केसेस पाकिस्तान से आते हैं। और इतना ही नहीं, इनमें से सबसे ज्यादा केसेस टीबी में बीमार 2023 की बात करूं तो 55% लोग मेन थे, 33% विमेन, और 12% बच्चे थे। और डब्ल्यूएचओ ने तो टारगेट भी रखा हुआ कि पूरी दुनिया से टीबी को भगाना है बाय 2030। 2030 नहीं, एक डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा हुआ है अपने टीबी एलिमिनेशन का, कि एलिमिनेट कर देंगे टीबी को। मगर इंडिया का टारगेट क्या है कि डब्ल्यूएचओ के
पहले, 5 साल पहले हम इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, और मुझे लगता है इंडिया को करना भी चाहिए। पूरी दुनिया का 26% बर्डन अगर इंडिया लेके चल रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन 1948 में होती है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये सब चीजें आप एक बार इसको देख लेना। आगे बात करते हैं बेटा, आपके पास जो सामने है ये साउथ कोरियन फुटबॉल फॉरवर्ड है, मतलब फुटबॉल टीम के साउथ कोरियन प्लेयर है जो फॉरवर्ड खेलते हैं। नाम है इनका सन ह्यूआंग मिन। सन ह्यूआंग मिन। इनको चुन लिया गया है एशिया इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, और ये एशिया इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको 4th टाइम मिल रहा है। ये अवार्ड किसने दिया? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने। ये कब दिया? ड्यूरिंग द एनुअल सेरेमनी विच वॉज हेल्ड इन सियोल। ड्यूरिंग द एनुअल सेरेमनी विच वॉज हेल्ड इन सियोल। तो सियोल में एनुअल एनुअल सेरेमनी हो रही थी, तब इनको ये अवार्ड मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो सियोल है ये कौन से देश में पड़ता है? बेटा सियोल, इट इज इन साउथ कोरिया। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये साउथ कोरियन प्लेयर ही है, फॉरवर्ड खेलते हैं। मैथ्यू वेड के बारे में आप सभी जानते हैं। मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है बेटा, ये विकेट कीपर कम्स बैट्समैन है। मैथ्यू वेड 13 साल के करियर को इन्होंने गुड बाय बोला। 225 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया रॉद्री। रॉद्री और आइताना बॉनमती। रॉद्री और ऐताना ऐताना बॉनमती, इन दोनों को मिला है बैलॉन दियोर अवार्ड्स। ये दोनों बैलॉन दियोर अवार्ड 2024 से इनको ऑनर दिया गया। आपको बता दूं, मेन की फील्ड में बेस्ट सॉसर प्लेयर का अवार्ड यहाँ पर मिला है रॉद्री को, और विमेन की टीम में बेस्ट सॉसर प्लेयर का अवार्ड आपने दिया है अपना एताना बॉनमती को। तो ये सेरेमनी पेरिस में हुई है, और ये बैलॉन दियोर अवार्ड जो है ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, तराई। तराई के बारे में आप सभी जानते हैं, इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम सेक्टर को यही रेगुलेट करती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की फुल फॉर्म है। तो ट्राई ने अभी एक विजिलेंस वीक सेलिब्रेट किया नवंबर में। अक्टूबर 28 को शुरू हुआ, 3 नवंबर को खत्म हुआ। और इन्होंने थीम क्या रखी विजिलेंस वीक की? कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है एक पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब आप बिल्कुल अपने करियर के साथ, अपने पर्सनल गुड्स के साथ कभी नहीं खेलेंगे। आप हमेशा जब भी सोचेंगे सबसे पहले देश के बारे में सोचेंगे। तो इंटेग्रिटी को दिमाग में रखते हुए इन्होंने एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया। अपने सभी स्टाफ को इन्होंने इंटेग्रिटी की प्लेज भी दिलाई। ये भी आपको बता दूं कब? 28 अगस्त। उसके बाद ये वीक शुरू हुआ, और ये वीक 3 नवंबर तक चलता रहा। आगे बात करते हैं, 2 नवंबर को बेटा हम सभी ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। आपको पता है ना, जर्नलिस्ट को अगर आप लोग निशाना बनाते हैं तो ऐसे देश फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल नहीं मानते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर आ गया, इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट है बेटा प्रबोवो, सॉरी प्रबोवो सुबाइंतो। प्रबोवो सुबाइंतो। और हो सकता है कि मिस्टर सुबाइंतो जो है वो 2025 के रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट हो सकते हैं, ये भी आपको बता दूं। तो ही इज लाइकली, इंडिया इज लाइकली टू इनवाइट मिस्टर सुबाइंतो, सॉरी सुबाइंतो, एज अ चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड। इनका इलेक्शन भी इसी साल हुआ है। नाम इनका है प्रबोवो सुबाइंतो। और प्रबोवो सुबाइंतो को बुलाना हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफी ज्यादा मानता है, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस इससे बहुत स्ट्रांग ही होंगे। शायद ये बात आपको ना पता हो तो आपको फिर भी बता दूं, 1950 में जब हम लोगों ने अपना, हमारे देश का पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था ना, तो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड में हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ही थे। नाम था इनका सुकार्नो। और अब दोबारा से 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ही हमारे शायद चीफ गेस्ट बनेंगे। नाम है इनका प्रबोवो सुबाइंतो। इसके अलावा इंडोनेशिया से जो प्रेसिडेंट है वो 2011 में भी एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए। तब इनका नाम था सुसीलो बैम्बैंग। 2018 में भी जोको विडोडो प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया के, ये हमारे इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट बनकर आते हैं।
तो काफी मतलब साउथ ईस्ट एशिया से हम लोगों ने काफी लोगों को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। और अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो 3 बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट बन के इंडिया में आए हैं, एंड दिस इज द फोर्थ टाइम विच इज लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट, बेटा आपको बता दूं, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर, है ना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट को ये ऑर्गेनाइज करने वाली है। हालांकि ये हो गई है ऑर्गेनाइज, ये न्यू दिल्ली में 5 से 6 नवंबर के बीच में ये समिट हुई। और इस समिट का जो फोकस रहा वो रहा रोल ऑफ बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, कि बुद्धिज्म का क्या रोल है एशिया को एकजुट करने में। तो अगर आपसे पूछा जाए ये एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, दिल्ली में। किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलोंग विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। कौन रहा चीफ गेस्ट? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। और इस पूरे की पूरे समिट में हम लोगों ने रोल ऑफ बुद्धिज्म तो खैर देखा ही, इसके साथ साथ एक एग्जीबिशन भी रखी, एक स्पेशल एग्जीबिशन रखी जिसका नाम था इंडिया एज अ धम्म सेतु कनेक्टिंग एशिया, कि इंडिया जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है एशिया को कनेक्ट करने में कैसे। तो ये एग्जीबिशन इस थीम के ऊपर हम लोगों ने रखी, जिसमें इंडिया के रोल को हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से इंडिया ने बुद्धिस्ट आइडियाज को, बुद्धिस्ट वैल्यूज को हर डायरेक्शन में प्रोपाउंड किया। आगे चलते हैं बेटा। मिजोरम जो है एक बहुत ही जल्द एक स्पेशल तरीके के, एक स्पेशल कलर के राशन कार्ड्स लेकर आने वाला है। और ये स्पेशल राशन कार्ड जो है ये लो इनकम फैमिलीज के लिए लाए जाएंगे। लो इनकम फैमिलीज जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर नहीं करता है, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर नहीं करता है, ये भी आपको बता दूं, ये जो राशन कार्ड है ये उनके लिए लाए जाएंगे। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इंडिया का आता है वो 2013 में यहां पर आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आता है। तो इसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आप लोगों को राशन कार्ड दिए जाते हैं। और कहा जाता है, मिजोरम कह रहा है कि इस नए तरह के राशन कार्ड से मिजोरम की 2,500 फैमिलीज को यहाँ पर फायदा पहुंचेगा, जिसमें टोटल मिला के 1 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो अभी कितने तरह के हमारे पास राशन कार्ड्स हैं बेटा? रेड राशन कार्ड्स हमारे पास है, ठीक है जी। और ये रेड राशन कार्ड जो हैं ये उनको दिए जाते हैं जो नॉन एनएफएसए बेनिफिशियरीज हैं, मतलब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते, ये रेड राशन कार्ड्स भी उन्हीं को दिए जाते हैं। येलो राशन कार्ड्स और ब्लू राशन कार्ड्स जो हैं, येलो राशन कार्ड्स और ब्लू राशन कार्ड्स जो हैं, ये यहां पर हम लोग एनएफएसए बेनिफिशियरीज को देते हैं। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज को ये 2 तरह के राशन कार्ड्स मिलते हैं। बाकी के 2 तरह के राशन कार्ड्स आपके पास और है, रेड राशन कार्ड्स और व्हाइट राशन कार्ड्स। ये व्हाइट और रेड राशन कार्ड्स ये नॉन एनएफएसए बेनिफिशियरीज को मिलते हैं। और यहां पर जो राशन कार्ड मिजोरम लेकर आने वाला है, जिसका नाम ये लिख रहे हैं कि हम एक नई तरीके का राशन कार्ड लेकर आएंगे फॉर लो इनकम फैमिलीज, ये नए तरह का राशन कार्ड जो है ना बेटा, ये यहां पर व्हाइट राशन कार्ड्स को, मिजोरम के, इसको रिप्लेस करेगा। आगे चलते हैं। यहां पर जो आपके पास मैम सामने दिख रहे हैं, इनका नाम है केमी बेदनोश। कैमी बेदनोश जो है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एज एज शी हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक विमेन लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी यूके। आपको बता दूं, यहां पर जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस समय जो हेड है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, और बाई चांस अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वैसे जो लीडर कांग्रेस पार्टी के है वो राहुल गांधी आपको देखने को मिलता है। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में पार्टी का जो लीडर होता है ना, उसी पार्टी के लीडर को ये पीएम बनाते हैं। तो केमी बेदनोश जो है ये बन गई है कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर, और ये पहली ब्लैक विमेन है अभी तक जिन्होंने इतनी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को ये लीड करेंगे यूके में। 12,418 वोट से जीती हैं ये, बहुत ह्यूज मार्जिन से जीती हैं ये। ऋषि सुनक थे इससे पहले इस पार्टी के लीडर, हमको पता है ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी थे, और ये यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ऋषि सुनक जब हारे ना जुलाई के जनरल इलेक्शंस में, तब काफी धक्का पहुंचा कंजर्वेटिव पार्टी को, क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार इस समय यूके में चल रही है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा लीडरशिप क्राइसिस चल रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी को अब कौन संभाले। तो अब नई लीडर आपके पास कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ लंदन ऑफ यूके आ गई है, नाम है इनका केमी बेदनोश। यूके में भी डुअल पार्टी सिस्टम चलता है, वहां पर एक पार्टी है कंजर्वेटिव और दूसरी पार्टी है लेबर। लेबर पार्टी हमेशा से इंडिया के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है।
यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। लंदन इनकी कैपिटल है। आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पर मैक्स वेस्टैपेन जो है, इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया है। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब हमेशा फॉर्मूला वन रेस होता है। ग्रैंड प्रिक्स हमेशा F1 रेस को आप लोग बोलते हैं। तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है इन्होंने जीत ली है। एंड विद दिस विन, इस जीत के साथ ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सिक्योरिंग हिज फोर्थ फॉर्मूला वन टाइटल। तो मतलब ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सिक्योरिंग हिज फोर्थ फॉर्मूला वन टाइटल। आपको बता दूं, इस साल का इनका ये चौथा फॉर्मूला वन टाइटल होगा। बिल्कुल बहुत करीब पहुंच गए हैं ये ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ, मतलब इसको जीतने के साथ। काफी रेस जीतते हैं। आपको बता दूं, रेड बुल के ड्राइवर है, रेड बुल कंपनी के ये ड्राइवर है। तो बहुत काफी अनुभवी है। और 90 आउट ऑफ 100 फॉर्मूला वन रेसेस, आउट ऑफ 100 फॉर्मूला वन रेसेस में से अगर मैं मैक्स विस्टैपेन के बारे में बताऊं, तो मैक्स विस्टैपेन के लिए कहा जाता है कि ये 100 में से 90 रेसेस इन्होंने ही जीती होंगी। मैक्स वेस्टैपेन वैसे नेदरलैंड से हैं, और जैसे कि मैंने बोला, ये रेड बुल की तरफ से कार चलाते हैं। इनकी जर्सी पर आपको रेड बुल बना हुआ दिख जाएगा, जैसे ये रहा। तो ये नेदरलैंड से है और ये रेड बुल के लिए कार चलाते हैं। November 3 को बेटा वर्ल्ड जेलीफिश डे सेलिब्रेट होता है, और 5 नवंबर को आप लोग वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट करते हैं, सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी के लिए मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। कहा जाता है 1854 में 5 नवंबर के दिन एक जापानी था जिसका नाम था हीरो मुरा। एक हीरो मुरा एक छोटी सी विलेज है, लिटिल विलेज है, सॉरी। हीरो मुरा एक लिटिल विलेज है। और कहा जाता है कि यार वहां पे एक फार्मर था जो इस विलेज में रहता था। और उस फार्मर ने एकदम से देखा कि जो कोस्टल वाटर है ना, वो बहुत दूर दूर तक जा चुका है। मतलब जैसे मान के चलो कि ये कोस्ट है उस विलेज की। तो पहले समुद्रों का पानी यहाँ तक होता था। तो उस आदमी ने देखा कि समुद्रों का पानी रिसीड होता हुआ यहाँ तक पहुंच गया है, बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे रिसीड हो गया है। और उसको कहीं ना कहीं ये डाउट हो गया था कि एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है जिससे मेरा विलेज खराब या हो सकता है सब मर जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो राइस है, राइस के हस्क को जलाया, वार्निंग साइन उससे बनाया, और सभी लोगों को आगाह कर दिया कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। आप सभी अभी की अभी अपना घर खाली कीजिए और हिल टॉप पर चलिए। और कहा जाता है उसी के कुछ घंटों के बाद एक सुनामी आई और उसके पूरे विलेज को तबाह कर दिया उसने। हालांकि लोग तो नहीं मरे। तो उस छोटे से फार्मर की आ, यहाँ पर समझ के कारण सब बचे। तो ये वर्ल्ड सुनामी डे इसी की वजह से 5 नवंबर को आप लोग मनाते हैं। यहाँ पे जापानी विलेज है हीरोमुरा। इसके बाद ना बात करते हैं। अब इंडिया में कुछ नए फ्लाइट के रूल्स आ चुके हैं, न्यू फ्लाइट रूल्स आ चुके हैं। और अगर आपकी फ्लाइट 3,000 मीटर से ऊपर उड़ रही है तो आप अब वाईफाई सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आपको इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा। सभी लोग इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस का यूज करके अब फ्लाइट में भी अपने फोन यूज कर पाएंगे। तो ये नई गाइडलाइन रूल्स कौन से हैं, किस गाइडलाइन रूल को हमने अपडेट किया है, तो नाम है फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024। इसको हम लोगों ने अमेंड किया है, 2018 से चले आ रहे थे। पहला ऐसा नहीं था। तो अब आपकी फ्लाइट जैसे ही 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगी, यू गाइस विल बी अलाउड टू यूज बिल्ट इन जो इंटरनेट है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, सभी चीजें जो ऑन बोर्ड परमिटेड है, आप उन सभी चीजों में वाईफाई यूज यहाँ पर कर पाएंगे। वो बात अलग है कि जब क्रिटिकल फेजेस होंगे, जैसे कि टेक ऑफ करना, लैंडिंग करना, उसमें आप लोगों के ये वाईफाई कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर आ जाता है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट। आपको पता होगा स्विगी और फार्मीजी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें 10 मिनट में आपके पास स्विगी वाले जो हैं वो दवाइयाँ डिलीवर करेंगे। तो ये जो 10-15 मिनट में आपके घर तक दवाई पहुंचाने का जो ये वादा कर रहे हैं स्विगी इंस्टामार्ट वाले, इसको लेते हुए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो है, ये लोग पहुंच गए सर डीजीसीआई, डीसीजीआई पहुंच गए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए। और इन्होंने ये बोला कि सर ये मॉडल बहुत खतरनाक है। ये 10 मिनट के चक्कर में हो सकता है, मतलब खराब दवाइयां डिलीवर कर दे। ये 10 मिनट के चक्कर में हो सकता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स डिलीवर कर दे जिन ड्रग्स को लेने के लिए, यूज करने के लिए लोगों के पास प्रिस्क्रिप्शन ही ना हो। तो रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि बिना
उस प्रिस्क्रिप्शन के जो ये ड्रग्स दे रहे हैं, मतलब जो ये मतलब दवाइयाँ दे रहे हैं जिसमें कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स तो ऐसी हैं जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं खानी चाहिए किसी को, और लोग अगर खाएंगे तो हो सकता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो चीजें हैं वो उनकी बॉडी में डिवेलप होने लग जाए। क्या पता आप देखो, अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स का असर आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ये लग रही है कि सर क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्या पता ये एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको डिलीवर कर दे। तो यहाँ पर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो है, उन्होंने ये स्विगी, इंस्टामार्ट और फार्मेसी के बीच में जो ये पैक्ट है, इसको गलत बताते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है कि सर आप प्लीज प्लीज इस जो कोलैबोरेशन है इसको खत्म कीजिए, इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शंस आप उठाइए, अदरवाइज बहुत ही गलत हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं बेटा, इंडिया और फ्रांस, आपको बता दूं इन दोनों को री इलेक्ट कर लिया है, री इलेक्ट एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी आपको बता दूं कि इन दोनों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडेशन 30th ऑफ नवंबर 2015 में ही रखा गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको जानकर खुशी होगी, इंडिया के गुरुग्राम में ही है। इंडिया पहले भी इस आईएसए का, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंडिया पहले भी प्रेसिडेंट था, तो अब वो री इलेक्ट हो गया है, और ये री इलेक्ट भी अनअपोज्ड हुआ है। और आपको बता दूं ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के दिमाग का एक यहाँ पर मतलब जनक था। इसी के साथ ये करंट कवर होता है। ये चलते हैं 29th करंट पर। करंट है आपका इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी सेट्स ऑफ द 15th जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, दैट इज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार आपको बता दो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बेटा, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और इस बार 15th एडिशन था। 2 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। कहाँ पर इस बार ये हो रही है? इदाहो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ पर? ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर। सबसे पहले ये वज्र प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज 2010 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में गरुड़ शक्ति नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 9th एडिशन है इंडिया इंडोनेशिया की गरुड़ शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, 6 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और ये डे 2001 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जन औषधि केंद्र एम्स दिल्ली में। आपको पता है जन औषधि केंद्र क्या है? जेनरिक मेडिसिन देता है आपको। 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज इंडिया में है, और आपको यहाँ पे जो मेडिसिन मिलती है ना, वो लोकल केमिस्ट के मुकाबले यहाँ पर 80% तक सस्ती मिल जाती है आपको। और बहुत पैसे बचते हैं यार, खासकर कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के, गरीब लोगों के, यहाँ तक कि मीडियोकर लोग भी बहुत पैसे बचाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया, ये एम्फेसाइज दैट कि ये इनॉग्रेशन जो है ये काफी गरीबों को हेल्प करने वाली है, एंड दिस इज द बिगेस्ट जन औषधि केंद्र इन इंडिया अभी तक का। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही हाई क्वालिटी मेडिसिन पेशेंट्स को जो एम्स में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं उनको ये अवेलेबल करवाएगा। और मेरे को तो अभी तक शौक है, मैं शौक में हूं अभी तक कि एम्स में अभी तक ये खुला क्यों नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे के साथ साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये भी एडवांस्ड मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया, और इन्होंने बोला एक हाई क्वालिटी स्टंट्स, इम्प्लांट्स और एडवांस मेडिसिन हमारी कंट्री में ही बने। इसके लिए हमको बाहर की कंट्रीज पर रिलाय ना होना पड़े, हम हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, COP 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 इवेंट क्या है? इवेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, तो भाई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 1992 में चला था।
तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में, सीबीडी के बारे में अगर आपकी बात करूं, तो इसको 1992 में लाया गया था और इसको एनफोर्स किया गया था, मतलब इसको लागू किया गया था अगले साल 1993 में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया कब था 1992 में? अगर आपको याद आ रहा हो, रियो समिट, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। उसी अर्थ समिट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था। इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे कि हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी बचानी है, हमको रिसोर्स को यूज करना है बट सस्टेनेबली यूज करना है, और हम लोगों को बहुत ही जो बेनिफिट्स हम लोग को रिसोर्सेज को यूज करके मिलते हैं, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोगों के पास में है, वो सारी नॉलेज हम लोगों के साथ बांटेंगे। उसके बेनिफिट्स हम सबको देंगे। मतलब अगर हम हल्दी के बारे में जानते हैं, तो हल्दी का बेनिफिट केवल इंडिया इंडिया में ही क्यों रखे? हल्दी का बेनिफिट हम लोग कंट्री जो हमारी है वो दुनिया के साथ हम क्यों नहीं शेयर करें? हम करेंगे। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब यहाँ पर जितने भी सिग्नेटरीज होते हैं ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस कन्वेंशन पर जितने भी लोगों ने साइन किया, जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया, उनको पार्टीज कहते हैं। और ये हर साल, नहीं तो क्या कहते हैं, अपना 2 साल के बाद एक बार मिलती है। तो COP16 की बैठक जो है, ये होने वाली है कहाँ पर? कोलंबिया में, आपको बता दूं। और इस ये बैठक जो कोलंबिया में इस बार होगी, COP16, तो ये 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। और यहाँ पर जाने से पहले इंडिया ने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान, एक अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान इंडिया ने पहले ही अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जाकर हम बोलेंगे कि देखो सर, हम लोगों ने तो इस कन्वेंशन में आने से पहले ही नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान जो है, ये हम लोगों ने पहले ही जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट यहाँ पर कर लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये हमारा जो जो नया प्लान है, ये होगा कब? आपको बता दूं, 1 नवंबर 2024 को ये COP16 खत्म हो गई थी। तो पर्पस क्या था हमारा इस नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान का? ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था हमारे लिए, जिसमें हम इंडियंस जो हैं, इसमें हमने बताया कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, किस तरीके से हम बहुत ही सस्टेनेबली यूज करेंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, और किस तरीके से हम फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे हमारे बेनिफिट्स और ट्रेडिशनल नॉलेज का। आपको बता दूं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993 के यही तीनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। इसको याद कर लेना। इन्हीं तीनों ऑब्जेक्टिव्स के आसपास हम लोगों ने अपना सारा काम यहाँ पर किया है। जैसे कि मैंने बोला, कोलंबिया में ये COP16 हुई। कब से लेकर कब तक हुई दोस्तों? 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो गई थी और ये 1 नवंबर तक चली। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया में 14 नवंबर से शुरू होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इस बार जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होगा इंडिया में, वो ये 43rd होगा। कहाँ पर होता है सर? हर साल प्रगति मैदान में होता है, इस बार भी होगा। भारत मंडपम के लिए जाना जाता है प्रगति मैदान। अब इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन, जैसे कि 14 से लेकर 27 तक चलना है, तो 14 से लेकर 18 तक तो केवल बिजनेस टू बिजनेस विजिटर्स के लिए ये ओपन रहेगा। तो जनरली टिकट प्राइस काफी हाई होता है इन दिनों। और 19 से 27 के लिए जनरल विजिटर्स के लिए ट्रेड फेयर खोल दिया जाएगा, जब टिकट प्राइस स्लैश करके बहुत सस्ता हो जाए। ट्रेड फेयर का एक थीम भी होता है। हमारे इस ट्रेड फेयर का थीम जो इस साल का है, वो है विकसित भारत @2047। मतलब 2047 से पहले इंडिया को डेवलप बनाना है। उसके बाद दुनिया के पासपोर्ट कितने स्ट्रांग है कितने नहीं, उसके लिए हेनली पासपोर्ट एक इंडेक्स बनाता है। और आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ये कैसे पता करें? ये पता करते हैं बेस्ड अपॉन कि आपके पासपोर्ट पर कितनी कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस आप लोगों को दे रही है। तो इसने बताया दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर पासपोर्ट है, और ये फर्स्ट पोजीशन किसी के साथ शेयर नहीं करता। सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप दुनिया की 195 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल घूम सकते हैं। केवल फ्लाइट बुक करवाइए और निकल जाइए। उस कंट्री में पहुंचने के बाद आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। जबकि सेकंड पोजीशन पर दुनिया के 4 देश, 4 नहीं 5 देश आ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये सभी कंट्रीज सेकंड पोजीशन पर है। इनमें से अगर किसी भी कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है, तो दुनिया की 192 कंट्रीज आपको वीजा फ्री एक्सेस
नहीं तो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज दे रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद इस रैंकिंग में 8th नंबर पर है। यूएस पासपोर्ट पर दुनिया की 186 कंट्रीज अवेलेबल है। और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर 83rd है। इंडिया को 58 कंट्रीज यहाँ पर वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। आइए बात करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पर टाई, मैंने आपको बता दिया हो गया है। थर्ड पोजीशन पर भी टाई है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड और आयरलैंड के बीच में। इन सबको 191 कंट्रीज यहाँ पर वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। और वर्ल्ड के वीकेस्ट पासपोर्ट्स में आते हैं नाम, जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट, केवल 33 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। पाकिस्तान ये पोजीशन यमन के साथ शेयर करता है। यमन को भी 33 ही कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। 103rd पोजीशन पर है इराक, केवल 31 कंट्रीज आपको वीजा फ्री एक्सेस देती है। 104th पोजीशन पर है सीरिया, जस्ट 27 कंट्रीज। एंड 105th पोजीशन, सबसे बॉटम पोजीशन पर है अफगानिस्तान, जस्ट 26 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रोवाइड यू वीजा फ्री एक्सेस। अगला चलते हैं, संजय वर्मा के बारे में बात करते हैं। संजय वर्मा को महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया है, मतलब डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले मिस्टर वर्मा जो थे ये लीगल और टेक्निकल के डीजी रह चुके हैं महाराष्ट्र में। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी रश्मि शुक्ला थी। आगे चलते हैं, मनदीप जांगरा जी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मनदीप जांगरा जो कि इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, इन्होंने हाल फिलहाल में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीत लिया है, एंड ही हैज डिफीटेड द प्लेयर ऑफ ब्रिटेन। ये पूरा मैच केमन आइलैंड्स में हो रहा था। भारत की हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंडाना, इन दोनों को आईसीसी विमेन्स ओडीआई रैंकिंग में अच्छी पोजीशन मिली है। अगर स्मृति मंडाना की बात करते हैं, स्मृति मंडाना यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ये भारत की तरफ से ओपनिंग करने आती हैं। और आपको बता दूं, ये आईसीसी विमेन ओडीआई रैंकिंग में इनकी पोजीशन 4th नंबर पर आ गई है। खास करके तब जब इन्होंने 100 रन का एक नॉक लगाया था। आपको बता दूं, इस 100 रन के नॉक की वजह से स्मृति मंडाना को 23 रेटिंग पॉइंट्स और मिले। और अब 728 पॉइंट्स के साथ आपको बता दूं, ये केवल 5 पॉइंट ही दूर हैं श्रीलंका की प्लेयर हैं चमारी आथापत्थु से। चमारी आथापत्थु 3rd पोजीशन पर है, और हमारी इंडिया की स्मृति मंडाना 4th पोजीशन पर। बात करते हैं इंडियन विमेन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में 9th नंबर पर है। मैं आपको बता दूं, इनका अनबीटन स्कोर जो है वो है 59 ऑफ 63 बॉल्स इन इंडियाज 6 विकेट विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इस वजह से ये इंडिया की जो प्लेयर हैं हरमनप्रीत कौर, ये टॉप 10 में आ चुकी है। मतलब टॉप 10 में आ पाई, क्योंकि इन्होंने ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 59 ऑफ 63 बॉल्स इन्होंने स्कोर किया, जिसकी वजह से ये टॉप 10 में आई। तो भारत की तरफ से टॉप 10 में 2 प्लेयर्स विमेन में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। एक है कैप्टन हरमनप्रीत कौर, और दूसरी है इंडियन विमेन टीम की ओपनर स्मृति मंदाना। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट फॉर टुडेज क्लास, 7th ऑफ नवंबर को बेटा वर्ल्ड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसी दिन हम इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, सर सीवी रमन इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया था। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में 1888 में हुआ था, और चंद्रशेखर वेंकट रमन का बर्थडे हम 7th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी, इसका मतलब आपको सही में वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का मैं टाइमली रिप्लाई दे पाऊँ। आई एम सो बिजी राइट नाउ, बट हाँ पक्का मुझे 1-2 दिन और दीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको थॉरली मैं कमेंट सेक्शन पर दूंगा। किसी भी तरीके का डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी एडवाइस आप ले सकते हैं। आंसर्स विल बी गिवन विद इन टाइम, सॉरी फॉर द डिले। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एडू प्रेपेटर के चैनल को भी फॉलो कीजिए। और दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज 2nd वीक ऑफ नवंबर मंथ वेरी सुन। थैंक यू।